હું છું પંકજ શર્મા। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। દેશમાં એક મોટા આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થઈ ગયો છે। હરિયાણામાં 360 કિલો એમોનિયમ નાઇટ્રેટ મળી આવ્યું છે। તબીબના રૂમમાંથી રાઇફલ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે। જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસે ફરીદાબાદમાં મોટી કાર્યવાહી કરી। આદિલ રાથર્સના ખુલાસા બાદ પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી છે। પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 2 ડોક્ટરોની ધરપકડ કરી લીધી છે અને આ મામલામાં હજુ પણ કેટલાક વધુ ખુલાસા થઈ શકે છે, વધુ કેટલાક નેટવર્કનો पर्दाफाश થઈ શકે છે। હરિયાણામાં 360 કિલો એમોનિયમ નાઇટ્રેટ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે। આદિલ રાથર્સના ખુલાસા બાદ પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી હતી। અત્યાર સુધીમાં 2 ડોક્ટરો પકડાયા છે, વધુ કેટલાકની પણ હજુ ધરપકડ થઈ શકે છે, કારણ કે આ એક મોટું આતંકી ષડયંત્ર રચવા માટેનું નેટવર્ક હતું, જેમાંથી આ 2 ડોક્ટરો છે એ જે જગ્યાએ રોકાયા હતા ત્યાંથી તેઓ એક યોજના બનાવી રહ્યા હતા। હરિયાણામાં 360 કિલો એમોનિયમ નાઇટ્રેટ મળ્યું છે। તબીબના રૂમમાંથી એક રાઇફલ પણ જપ્ત કરાઈ છે। જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસે ફરીદાબાદમાં આ મોટી કાર્યવાહી કરી છે। એક આદિલ રાથર્સ નામનો જે વ્યક્તિ છે તેની પૂછપરછમાં જે ખુલાસો થયો ત્યારબાદ પોલીસે અહીંયા કાર્યવાહી કરી અને તપાસ કરી હતી। પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 2 ડોક્ટરોની ધરપકડ કરી છે। વધુ માહિતી મેળવીએ। संवाददाता जम्मू कश्मीर थी कोमल जी हमारी साथ जुड़ा है। कोमल, जिस तरह से ये आतंकी नेटवर्क में जो 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं उनके पास क्या ज्यादा जानकारी मिल पाई है? ये कौन थे और क्या करना चाहते थे? देखिए पंकज, अभी तक की जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ये आदिल, जो डॉक्टर आदिल है, ये अनंतनाग का रहने वाला था और लंबे समय से ये फरीदाबाद में रह रहे थे। और सबसे बड़ी अहम जानकारी ये मिली है कि जहां पर फरीदाबाद में ये रह रहे थे वो सरकारी अस्पताल का एक हॉस्टल रूम था और इन्होंने किराए पर एक घर लिया था, जहां पर खासकर इसने मालिक मकान को कहा था कि मैं वहां पर रहने नहीं आऊंगा, मेरा सिर्फ यहाँ पर सामान रहेगा, क्योंकि मैं सरकारी हॉस्टल में रहूंगा जो कि अस्पताल के द्वारा दिया जाता है। एक और डॉक्टर इनमें शामिल है, लेकिन अभी पुलिस से ये जानकारी नहीं मिली है कि जो दूसरा डॉक्टर है वो अनंतनाग का ही रहने वाला है या फिर फरीदाबाद का रहने वाला। लेकिन 7 लोग अहम इसमें शामिल हैं जो इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन अभी ये भी जांच का विषय है कि आदिल इस जखीरे को, जो AK-47 थी, जो कारतूस बरामद हुए हैं और जो RDX केमिकल जो मिला है 360 किलो का, तो ये अब सारी चीजें इसने कहाँ ले जानी थी? क्या ये कश्मीर से ही लेकर आया था या फिर किसी और ने मुहैया कराई है फरीदाबाद में और इसको कश्मीर में लाना था? क्या जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी हमले को अंजाम देना था? कोई बड़ा मंसूबा था इसका? देखिए, OGW की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पंकज हमने देखा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है, हाफिज सईद बौखला चुका है और इन सब के मंसूबे थे कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको बरगलाना है, जो कि 1990 से ही ऐसा काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा बदला जो है वो पहलगाम हमले का लिया था और उसके काफी कैंपस डिस्ट्रॉय हुए थे पाकिस्तान पे। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की धज्जियां जो है वो भारत ने हटाई थी। तो ये बौखलाहट देखने को मिल रही है कि अब वो RDX के जरिए कारतूस और AK-47 डॉक्टर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो डॉक्टर्स के कांटेक्ट में है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत अहम ये जानकारी है कि क्या डॉक्टर आदिल पाकिस्तान में संपर्क में था? जी हाँ, डॉक्टर आदिल की बड़ी खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ संपर्क में था। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि वो हथियार कहां से आए। वो 360 kg केमिकल जो हरियाणा पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि RDX नहीं है, वो RDX केमिकल पाउडर है जिससे कई लोगों की जान जा सकती थी। तो कितने लोगों का नुकसान हो सकता था, कहां पे ये नुकसान करना था? हालांकि हरियाणा पुलिस की और जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर आदिल से पूछताछ भी हो रही है, उसको जम्मू भी लाया जाएगा अनंतनाग में और वहां की पुलिस भी पूछताछ करेगी। अनंतनाग के जो SSP हैं वो लगातार हरियाणा पुलिस के संपर्क में हैं और कितने लोग इसमें शामिल है, क्योंकि अभी तक कश्मीर में 20 लोगों को डिटेन किया है, जिनमें खास 7 लोग हैं जो इसके साथ शामिल है। एक बड़ी घटना को अंजाम देना था पंकज इस आदिल ने, लेकिन अंजाम कहां देना था ये जांच का विषय, क्योंकि पूछताछ होगी और ये खुद उगलेगा कि मुझे जम्मू कश्मीर में कहीं पे इतना बड़ा नुकसान करना था, कहीं बड़ी मंसूबे को अंजाम देना था, या फिर दिल्ली तक, जो कि अभी भी जो जम्मू कश्मीर के पूर्व DG हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि अक्सर ऐसा होता था कि हथियारों का जखीरा जब दिल्ली पंजाब में पाया जाता था तो सेबों के ट्रक में जाता था। अब आदिल अगर यहां से लेकर गया है तो वो किस में लेकर गया है? क्या किसी सेब के ट्रक में या किसी आम गाड़ी में वो लेकर यहां से गया है, या फिर उसको पहुंचाया गया है वहां पर और उसने फरीदाबाद में या हरियाणा में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना था? और कौन लोग उसके साथ मिले हैं? क्या फरीदाबाद के स्थानीय
लोग उनसे मिले हैं। चूंकि जिस तरीके से मालिक मकान से पता चला है कि आदिल ने जो घर लिया था किराए पे, उसमें वो एक रात भी नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो रहता अस्पताल में था और वहां पर क्या हथियारों का जखीरा, क्योंकि पुलिस के मुताबिक, हरियाणा पुलिस के मुताबिक हथियारों का जखीरा वहां से पकड़ा गया है। तो अब ये समझने की बात है पंकज की इतनी बड़ी वारदात को डॉक्टर आदिल ने अंजाम देना था। अभी कुछ ही घंटों में ये भी सामने आ जाएगा कि ये इतना बड़ा आरडीएक्स केमिकल कहां लेकर जाना था, कहां इसका विस्फोट, कहां इस्तेमाल होना था, किसको नुकसान पहुंचाना था। क्योंकि हमेशा से ही हमने देखा है कि अब पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है कि जितने भी भारत के साथ लगते बॉर्डर हैं वहां पर भारत को नुकसान पहुंचाना है, ये उन्होंने तय कर लिया है। लेकिन अब इसको विफल तो भले ही हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया है, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। इन सब चीजों पे पर्दाफाश जल्दी होगा। जी पंकज। जी, इसका मतलब ये है कोमल कि डॉक्टर आदिल की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, और साथ में दूसरी बात यह है कि अब क्या आगे की जो जांच होगी वो क्या यूएपीए के तहत होगी? बिल्कुल, देखिए जब भी किसी आतंकी गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ शख्स जो होता है, यूएपी के तहत उसकी जांच होती है, इंटेरोगेट किया जाता है, पूछताछ होती है, कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, रिश्तेदारों से पूछताछ होती है, घर परिवार से पूछताछ होती है, और जहां जहां वो रह चुका होता है वहां सब जगह खंगाला जाता है। पुलिस वहां पर मौके स्थल पर पहुंचती है। और ये भी अभी इनपुट मिला है कि आदिल का कोई कनेक्शन जम्मू शहर में तो नहीं है, कोई जम्मू शहर में उसने घर तो नहीं बनाया, क्योंकि अक्सर जो कश्मीर के लोग हैं उनका एक घर जम्मू में भी होता है। तो क्या आदिल अगर अनंतनाग का रहने वाला है तो जम्मू में भी किसी के साथ संपर्क में था? चूंकि मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू में है, तो ये बहुत अहम हो जाता है कि जम्मू में भी क्या आदिल के कनेक्शन थे। क्या कोई भी गाड़ी जब दिल्ली जाती है, या अगर कश्मीर से कुछ आरडीएक्स या इस तरह के कारतूस फरीदाबाद में पहुंचे हैं, तो वह जम्मू होके ही गाड़ी जाएगी। वो कश्मीर से डायरेक्ट दिल्ली कोई गाड़ी नहीं पहुंचती है। तो पहले वो जम्मू एंटर करते हैं, फिर पंजाब एंटर करते हैं, फिर वो हरियाणा, और फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्या जम्मू से उसने किसी के संपर्क में तो नहीं रहा, जम्मू से किसी की मदद उसको मिली क्या? कौन सी गाड़ी में, अगर कश्मीर से ही आरडीएक्स गया है, कश्मीर से ही ये केमिकल्स पहुंचा है फरीदाबाद तक, तो फिर वो कैसे पहुंचा? यह बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। और अब जब ये इस तरह की बरामदी हुई है और कुछ देर बाद फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी पर करने वाली है, तो बहुत सारी चीजों का खुलासा कुछ समय में हो जाएगा पंकज। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत इतना बड़ा केमिकल, आपने देखा होगा, याद होगा पुलवामा अटैक में भी इसी तरह का केमिकल पाया गया था। उसके बाद वो कार जो थी बस से टकराई और हमारे 40 जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। तो ये कितना बड़ा नुकसान करना था, किस तरीके से इस घटना को अंजाम देना था? क्या फरीदाबाद दिल्ली जैसी जगहों पर करना था, या फिर वापिस जम्मू कश्मीर कोई साजिश थी? क्योंकि अभी यही तय नहीं हो पाया, यही बात सामने नहीं आ पाई है कि कश्मीर से ये सब चीजें फरीदाबाद पहुंचती थी, या फिर फरीदाबाद से ये केमिकल और कारतूस AK-47 जम्मू कश्मीर में आने थे। जी कोमल, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हाल तो अनेक खुलासाओ થઈ શકે છે પૂછપરછમાં। હવે જોવાનું છે કે પોલીસ પોતાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં શું માહિતી આપે છે। અમદાવાદથી એક મહત્વપૂર્ણ ખબર, એટીએસે ઝડપેલા આતંકીઓ મામલે હવે તપાસ તેજ થઈ છે। લખનઉ, દિલ્હી અને અમદાવાદમાં આતંકીઓએ રેકી કરી હતી। હુમલાને અંજામ આપવા ત્રણેય આતંકીઓએ રેકી કરી। લખનઉમાં આરએસએસ ઓફિસમાં રેકી કર્યાની પણ કબૂલાત કરી છે, તો અમદાવાદમાં ભીડભાડવાળી જગ્યાની પણ રેકી કરી હતી। રાઇઝિન ઝેરનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાના હતા આ અંગેની પણ તપાસ શરૂ થઈ ગઈ છે। એટીએસની એક ટીમ યુપી અને હૈદરાબાદ તપાસ માટે જઈ રહી છે। હૈદરાબાદમાં અન્ય આતંકીઓ સામે પણ ખુલાસો થઈ શકે છે। આતંકીઓનો ખુલાસો છે, કારણ કે હૈદરાબાદમાં કેટલાક આતંકીઓ હોઈ શકે છે। મોબાઈલ અને લેપટોપમાંથી ષડયંત્રની વિગતો આવી શકે છે સામે। સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપની તપાસ માટે એફએસએલની પણ મદદ લેવામાં આવી રહી છે। વધુ માહિતી મેળવીએ, સંવાદદાતા મૌલિક ધામેચા મારી સાથે જોડાયા છે। મૌલિક, અમદાવાદમાં જે ત્રણેય આતંકીઓએ રેકી કરી હતી, આ આતંકીઓ કયા આતંકી સંગઠન સાથે સંકળાયેલા હોઈ શકે છે અને તેમની મૂળ યોજના શું હતી? પંકજ, જે રીતે પ્રાથમિક વિગતો મળી રહી છે તે પ્રમાણે આ ત્રણેય આતંકવાદી હુમલોના ઈરાદે આવેલા શખ્સો જે છે તે અદાલત પાસેથી પકડાયા છે। હાલ તેઓ 17 નવેમ્બર સુધી એટલે કે 10 દિવસના રિમાન્ડ ઉપર છે, પરંતુ આ રિમાન્ડ દરમિયાન અનેક નવા મોટા ખુલાસાઓ જે છે તે સામે આવી શકે છે। પ્રાથમિક જે રીતે ગુજરાત એટીએસની ટીમ અલગ અલગ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે તે જોતાં એટલું સામે આવ્યું છે કે જે તેમના મોબાઈલ અને લેપટોપ જે કબજે કર્યા હતા તેમાં કેટલીક શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ જે છે તે નજર સામે આવી છે, અને તેની સામે અલગ અલગ ટીમો ગુજરાત એટીએસની ટીમે બનાવી, અને એક ટીમ જે છે તે યુપી અને અમદાવાદમાં છે, હરિયાણા છે, આ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ તપાસ માટે મોકલી આપેલ છે। માનવામાં આવી રહ્યું છે કે હૈદરાબાદ પણ તેમના આતંકી સંગઠનના આકાઓ જે છે
તેમની સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટેડ હોઈ શકે છે અને તે બાબતે તપાસ કરવા માટેની ટીમ જે છે તે રવાના કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ વાત કરીએ તો FSLના પુરાવા માટે તેમના મોબાઈલ અને લેપટોપ જે છે તે પણ કબજે લેવામાં આવે છે. તેમાંથી પણ કેટલીક શંકાસ્પદ હિલચાલ જે છે તે નજર આવી શકે છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં કેટલાક મહત્ત્વના ઘટસ્ફોટ જે છે તે ચોક્કસથી થઈ શકે છે. પરંતુ અત્યારે હાલ જે રીતે પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે લખનૌમાં RSSની જે ઓફિસ જે છે ત્યાં આગળ આ આતંકીઓએ રેકી કરી હતી. સાથે સાથે અમદાવાદમાં પણ અનેક જે ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ જે છે કે જ્યાં તેઓ લોકોને અફેક્ટેડ કરી શકે તેવી જગ્યાએ લોકો રેકી કરી ચૂક્યા હતા. તેમનો માસ્ટર પ્લાન શું હતો, તેમનો આકા કોણ હતો, આ તમામ બાબતે હવે પૂછપરછ કરવા માટે રિમાન્ડની જે જરૂરિયાત હતી તે રિમાન્ડ મળી ચૂક્યા છે. એટલે હવે દિશા સાથે એ ગુજરાત ATSની અલગ અલગ ટીમો જે છે તે તપાસ કરી રહી છે. કે અમૌલિક, જે ટીમ અહીંયાથી હૈદરાબાદ તપાસ અર્થે રવાના થઈ છે, આ કયા પ્રકારની તપાસ થશે? શું હૈદરાબાદમાં પણ આતંકી નેટવર્ક હોઈ શકે છે? કોઈ સદસ્ય ત્યાં છુપાયો હોઈ શકે છે? જે રીતે માત્ર 3 વ્યક્તિઓ પકડાયા છે તેમની જોતા એવું લાગે છે કે માત્ર 3 વ્યક્તિઓ જે છે તે પોતાના મનસૂબા પૂરા પાડવા માટે નાની ઉંમરના છે. એટલે અહીંયા ફિદાઈની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે ચોક્કસથી આવ્યા હોઈ શકે છે. પરંતુ તેમના આકા અને અન્ય જે વ્યક્તિઓ તેમની સાથે સંડોવાયેલા હતા તે કઈ જગ્યાએ સંડોવાયેલા છે તેની વાત નકારી ન શકાય. અને તેના જ માટે હૈદરાબાદ સહિતની અનેક જગ્યાએ ટીમો જે છે તે રવાના કરવામાં આવી છે અને તેમાં કેટલાક લોકોની જે શંકાસ્પદ હિલચાલ જે છે તે નજરે પડતા તેમની પર ધરપકડ કરવાની દિશામાં અત્યારે ગુજરાત ATS કામગીરી કરી રહી છે. જી મૌલિક, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો ATSની એક ટીમ UP અને હૈદરાબાદ તપાસ માટે રવાના કરવામાં આવી છે. ATSએ ઝડપેલા આતંકીઓ મામલે હવે તપાસનો ધમધમાટ તેજ થયો છે. લખનૌ, દિલ્હી અને અમદાવાદમાં આતંકીઓએ રેકી કરી હતી.